आइए शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल का एक नया अध्याय, जहां भारत के पठार को आज समझेंगे। भारत में जो है पर्वतीय श्रृंखला को हमने समझा था पिछली कुछ वीडियो में, जहां हिमालय और अन्य जो है पर्वत श्रृंखलाओं को समझा था। आज का अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां भारत के पठार क्षेत्र को समझेंगे। भारत में कितने पठार हैं, कौन सा पठार किस राज्य में है, सारे पठार को हम समझेंगे। मगर सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन समझ लिया जाए। यदि प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर पठार हैं, देखिए पठार किसे कहा जाता है उस प्रश्न को भी हम समझेंगे। पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से पठार का निर्माण होता है। तो इनकी जो औसतन ऊंचाई है, पठारों की औसतन ऊंचाई पहाड़ों के मुकाबले कुछ कम होती है। कुछ पृथ्वी की भूगर्भिक क्रिया के द्वारा इन पठार का निर्माण होता है, कुछ ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा, या कुछ प्लेट के टेक्टोनिक जो प्लेट हैं उनके खिसकने के द्वारा भी पठार का निर्माण हो जाता है। अब बड़े ध्यान समझें कि भारत के कितने क्षेत्रफल पर पठार है, तो 27.7% क्षेत्रफल पर क्या है, पठार है। जबकि आपने पढ़ा भी होगा कि पर्वतीय और पहाड़ी जो क्षेत्र है वो लगभग 29% पर है, जबकि 43% क्षेत्रफल पर भारत के क्या है, मैदान है। और ये जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि भारत में कितने क्षेत्रफल भूमि पर पठार है। तो आपने ध्यान रखना है 27.7% क्षेत्रफल पर क्या है, पठार है। और आइए समझते हैं भारत के कुछ प्रमुख पठारों को। देखिए भारत के सबसे उत्तर में जो पठार है उसे पामीर का पठार कहा जाता है। पामीर का पठार भारत में नहीं है, और भारत के केवल उत्तर दिशा में एक पठार है जिसे पामीर का पठार कहा जाता है, या इसे ही संसार की छत भी कहा जाता है। देखिए पॉइंट को हमने केवल समझना है, एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है। इसे ही संसार की छत कहा जाता है या विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की छत या संसार की छत पामीर के पठारों को कहा जाता है। सभी पठारों को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं, क्योंकि नए पठार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो संसार की छत पामीर के पठारों को कहा जाता है। क्या इसकी स्थिति है इन पठारों की, उस स्थिति को भी समझेंगे। मगर एक एक पॉइंट पहले बारीकी से समझें। यदि भारत में बात करें तो भारत में लद्दाख का पठार आपको दिखाई देगा, और आपका मालवा का पठार दिखाई देगा। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि मालवा का पठार भारत के किन राज्यों में है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में आपको दिखाई देगा। देखिए जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसके उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश में मालवा का पठार आपको दिखाई देगा। छोटा नागपुर का पठार का अधिकतम क्षेत्र ये आपको झारखंड में मिलेगा। सबको बारीकी समझेंगे। छोटा नागपुर के पठार की बहुत विशेषताएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनको भी बहुत बारीकी से कवर करेंगे। छोटा नागपुर के पठार पर कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सी नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे। मगर पहले एक ओवरव्यू ले लिया जाए, आखिर पठार क्या है और कहाँ किस क्षेत्रफल पर है। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के यदि प्रश्न पूछा जाए, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सा पठार है, तो आपने ध्यान रखना है मालवा का पठार। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। झारखंड में अधिकतर जो पठार फैला हुआ है वो छोटा नागपुर का पठार है, जिसे भारत का रूर कहा गया है। जिसे भारत का क्या कहा गया है, रूर। रूर जो स्थान है वो जर्मनी में है। जर्मनी में जैसी लोकेशन रूर की है, ऐसी ही जो है लोकेशन, इतने ही खनिज पदार्थ भारत में छोटा नागपुर के पठार पर पाए जाते हैं। तो पूरा जो है डिटेल से पढ़ेंगे, पठार से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। मगर पहले थोड़ा सा और समझ लें, मैकाल का जो पठार है वो भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में है। मैकाल का पठार कहाँ पर है, भारत में छत्तीसगढ़ में। जैसे छोटा नागपुर का पठार का अधिकतम विस्तार झारखंड में है, छोटा नागपुर का पठार पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है, उड़ीसा में भी फैला हुआ है। मगर अधिकतम विस्तार की यदि बात करें तो वो भारत के झारखंड राज्य में है। अधिकतम विस्तार की बात की हमने, वो भारत के छोटा नागपुर का पठार की झारखंड राज्य में है। मैकाल का पठार जो है छत्तीसगढ़ में है। इसी मैकाल के पठार पर एक शिखर है जिसे अमरकंटक का शिखर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमरकंटक का शिखर यदि बात करें वो किस पर है, तो वो मैकाल के पठार पर है जो आपका छत्तीसगढ़ में है। यदि बात करें दंडकारण्य पठार की, देखिए सारे पठार अपने आप में अहम हैं। तो यदि दंडकारण्य पठार की बात करें तो ये आपको ओडिशा राज्य में दिखाई देगा। ओडिशा राज्य, आंध्र प्रदेश, जी हाँ आंध्र प्रदेश राज्य और ओडिशा में आपको जो पठार दिखाई देगा उसे दंडकारण्य नाम दिया जाएगा। दंडकारण्य पठार।
ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उसके बाद कार्बी ओंगलांग का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बी ओंगलांग का पठार भारत के किस राज्य में है? ये पठार आपको असम राज्य में दिखाई देगा। ये जो है प्रश्न अभी कुछ साल पहले ही एक टीचर भर्ती में पूछा गया था। जी हाँ, टीचर भर्ती का एक बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया था। कार्बी ओंगलांग का पठार भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के असम राज्य में है। उसके बाद बात करें शिलोंग का पठार, या इसे मेघालय का पठार भी कहा जाता है। शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार, यदि पूछा जाए कि ये शिलोंग का पठार मेघालय का पठार किस पठार का हिस्सा है, तो आपने ध्यान रखना है प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है। प्रायद्वीप पठार का ये क्या है? हिस्सा है। प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। देखिए, प्रायद्वीप वह क्षेत्र है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर, इधर आपका जो है बंगाली खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और दक्षिण में है हिंद महासागर। 3 ओर से जो ये दिखाई दे रहा है आपने जो पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग शिलोंग का पठार कहलाता है, मेघालय का पठार कहलाता है। बहुत शानदार प्रश्न है कि मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार किस पठार का हिस्सा है? तो प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। कोरोमंडल जो पठार भारत के तमिलनाडु राज्य में दिखाई देगा। कोरोमंडल का पठार भारत के तमिलनाडु राज्य में दिखाई देगा। और दक्कन का पठार बहुत प्रसिद्ध है, जो आपको अधिकतर महाराष्ट्र राज्य में। देखिए, दक्कन का पठार 8 राज्यों में फैला हुआ है। 8 राज्यों में ये फैला हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र का क्षेत्र और आपका कर्नाटक का क्षेत्र, तेलंगाना का क्षेत्र, और यही जो है इसका कुछ हिस्सा केरल, तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। दक्कन का पठार का महाराष्ट्र का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में भी ये फैला हुआ है, तेलंगाना में फैला हुआ है। तो लगभग 8 राज्यों में ये फैला हुआ है दक्कन का पठार। और ये प्रसिद्ध है अपनी काली मिट्टी के लिए। ये प्रसिद्ध है अपनी काली मिट्टी के लिए। देखिए, इस जो दक्कन के पठार की बात करेंगे तो कैसे इसका निर्माण हुआ, किस युग में इसका निर्माण हुआ, सारे प्रश्नों को आज ही समझेंगे। तो पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था हमने पठार को लेकर, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, फिर पठार को बहुत बारीकी से हम समझने वाले हैं। तो चलिए जो है पठार को समझते हैं। पामीर के पठार को देखते हैं। सबसे पहले ये पामीर का पठार, देखिए ये भारत आपको दिखाई दे रहा है, और भारत के, जी हाँ, भारत के उत्तर में ये भारत आपको दिखाई दे रहा है। ये भारत दिखाई दे रहा है, और भारत के उत्तर में एक पामीर ग्रंथि बनी हुई है। पामीर ग्रंथि बनी हुई है। अब ये पामीर ग्रंथि पूछा जाता है परीक्षा में कि किन पर्वत श्रृंखलाओं से बनी हुई है। तो ध्यान रखना है चीन की तियन शान, बहुत ध्यान समझे, चीन की तियन शान पर्वत श्रृंखला। पामीर ग्रंथि से विश्व की कितनी जो है पर्वत श्रृंखलाएं मिली हुई है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो चीन की तियन शान पर्वत श्रृंखला, चीन की कुनलून पर्वत श्रृंखला, जो एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी मानी जाती है, कुनलून ये भी चीन की पर्वत श्रृंखला है। भारत की जो है काराकोरम, भारत की काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जिसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, या जिसे कृष्णगिरी भी कहा जाता है, जिसे कृष्णगिरी भी कहा जाता है। देखिए, इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन होगा, और ये हिमालय का ही भाग है, काराकोरम ट्रांस हिमालय का ही भाग है। इन सभी जो है पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन होगा पामीर के पठार से, और यही प्रश्न जो है परीक्षा में अहम बन जाता है। पाकिस्तान की हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, पाकिस्तान की यदि बात करें तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रृंखला भी है, मगर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, पाकिस्तान की हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, चीन की तियन शान और चीन की कुनलून और भारत की ट्रांस हिमालय की काराकोरम, जहाँ ही पर्वत श्रृंखला मिलती हैं भारत के उत्तर में, वहीं पर विश्व की छत बनती है, जिसे पामीर का पठार कहा जाता है। इसको पामीर के पठार को विश्व की छत की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि यहाँ कई पर्वत श्रृंखलाओं, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन होता है, तो इसीलिए इसे विश्व की छत का दर्जा दिया गया। पामीर के पठार को जो दर्जा मिलता है वो दिया गया है विश्व की छत का। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि कितनी पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन होता है, तो आप एक बार इस जो है स्क्रीनशॉट अवश्य लें, क्योंकि बहुत शानदार प्रश्न है, कितनी पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन होता है। आइए जो है अगले जो है फैक्ट को समझते हैं। अब देखिए छोटा नागपुर के पठार को कितना विस्तार रूप से हम समझेंगे कि छोटा नागपुर का पठार जो हमने अभी पढ़ा था झारखंड में, जिसे भारत का रूर कहा गया है। देखिए सबसे शानदार प्रश्न तो यही है कि भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? रूर जगह है जर्मनी की, और जैसे ही जर्मनी में दिखता है
एक पठार है वहाँ पर भी, और उस पर भी बहुत खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उसी की आकृति का एक पठार भारत में है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहा गया है, इसलिए इसको संज्ञा दी गई है भारत का रूर का। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि छोटा नागपुर का पठार किन पठारों से मिलकर बना है। तो छोटे नागपुर का पठार भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है रांची का पठार, दूसरा भाग है कोडरमा का पठार, ये इसका अधिकतम विस्तार झारखंड में है, दोनों का विस्तार झारखंड में है, और हजारीबाग का पठार, हजारीबाग पठार। इन तीनों का ही जो विस्तार आपको मिलेगा वो झारखंड में मिलेगा। यदि बात करें कि तीनों का विस्तार कहाँ मिलेगा, तो वो आपने ध्यान रखना है कहाँ मिलेगा, झारखंड। तो ये भी बड़ा शानदार प्रश्न होता है कि छोटा नागपुर का पठार किन पठारों से मिलकर बना होता है। तो हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, रांची का पठार। ऐसे प्रश्न यदि पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा छोटे नागपुर के पठार का हिस्सा नहीं है, तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं। जैसे यहीं पर ऑप्शन रख दिया मालवा का पठार। तो मालवा का पठार तो एक अलग पठार है, ये छोटे नागपुर का पठार का हिस्सा नहीं है, ये छोटे नागपुर का पठार का हिस्सा नहीं है। अब छोटे नागपुर का पठार जो है अपने खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि भारत में, देखिए खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कोयले का भंडार, बहुत ध्यान समझे, भारत में कोयला का भंडार सर्वाधिक किस पठार पर है, तो आपने ध्यान रखना है कोयले का भंडार कहलाता है ये कोयला गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा है। एक भूमि का नाम है, प्राचीन भूमि है जिसे गोंडवाना क्षेत्र कहा जाता है। गोंडवाना क्षेत्र के अधिकतर हिस्से में ये छोटा नागपुर का पठार आता है। कोयले के अधिकतम खदानें इसी क्षेत्र में हैं। जैसे कुछ क्षेत्र हैं आपके यदि बात करें, जैसे सिंहभूम, बहुत ध्यान समझे, सिंहभूम, ये कुछ कोयले की प्रसिद्ध खदानें हैं जो आपका झारखंड में आपको मिलेगी। ठीक है, तो जैसे सिंहभूम है, हजारीबाग है, कोडरमा है, यहाँ पर भी बहुत जो है प्रसिद्ध आपको खाने मिलेंगी। तो कोयले भंडार के लिए आपका छोटा नागपुर का पठार जाना जाता है। और ये छोटा नागपुर का पठार बैलाडीला खाने के लिए भी प्रसिद्ध है। बैलाडीला खान, बैलाडीला खान बहुत इंपॉर्टेंट खान मानी जाती है। ये लोहे अयस्क की सबसे बड़ी खान है जो छत्तीसगढ़ में है। लोहे अयस्क की सबसे बड़ी खान है जो किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है, तो इसलिए प्रसिद्ध है। देखिए इस छोटे नागपुर पठार का यदि विस्तार समझे तो भारत के किन राज्यों में है, तो आपने ध्यान रखना है झारखंड में इसका विस्तार है छोटे नागपुर के पठार का। उसके बाद बिहार राज्य में भी इसका विस्तार मिलता है, पश्चिम बंगाल राज्य में भी इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार मिलता है छोटा नागपुर का पठार का। मगर अधिकतम विस्तार की यदि बात करें तो वो झारखंड मिलता है। अधिकतम विस्तार की यदि बात करें तो वो कहाँ मिलता है, झारखंड। अब बात आती है नदियों को लेकर कि छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है। तो बिल्कुल शानदार प्रश्न आपको पढ़ना है कि छोटे नागपुर से पठार से यदि कोई परीक्षा में पूछ ले कि कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपने ध्यान रखना है दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी प्रवाहित होती है छोटा नागपुर के पठार से। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी भ्रंश घाटी बनाती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद और जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समझेंगे। चलिए जो है अगले पठार की ओर चलते हैं। और भारत में और भी पठार हैं, जैसे मालवे के पठार की बात करेंगे जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, बुंदेलखंड के पठार की बात करेंगे, बघेलखंड का पठार की बात करेंगे। तो ये सारे पठार कहाँ पर हैं, देखिए ये यूपी का नक्शा है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में हमने और भी कुछ समझना है पठारों को लेकर। तो चलिए जो है शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट को समझने की। तो यूपी का जो क्षेत्र है, देखिए ये यूपी का सबसे उत्तरी छोर है जिसे सहारनपुर नाम दिया गया है। सहारनपुर इसे ही नाम दिया गया है। उसके बाद ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये शामली, बड़ौद, बागपत, अलीगढ़ के क्षेत्र हैं। ये आपका मथुरा आगरा का क्षेत्र है, मथुरा आगरा। इस मथुरा आगरा की सीमा ही राजस्थान से जो है मिली हुई है, ये मिली हुई है राजस्थान से। उसके बाद ये झांसी का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाता है। झांसी है आपका, ललितपुर का क्षेत्र है, ये है आपका ललितपुर का क्षेत्र। इसके बाद आपका बांदा, महोबा, चित्रकूट के क्षेत्र आ जाते हैं। बांदा, महोबा और आपका चित्रकूट के क्षेत्र आ जाते हैं। ये सारे बुंदेलखंड क्षेत्र हैं, ये सारे क्या हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रयागराज का क्षेत्र मिलता है।
प्रयागराज का क्षेत्र मिलता है। ये क्यों जरूरी हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि पठार का विस्तार कहाँ है। उसके बाद मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का क्षेत्र शुरू हो जाता है, सोनभद्र का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बघेलखंड का पठार कहाँ है। यदि कोई आपसे परीक्षा में पूछ ले कि बताइए बघेलखंड का पठार कहाँ है, तो जो ये आप इलाका देख रहे हो प्रयागराज और मिर्ज़ापुर का जो क्षेत्र आप देख रहे हो, तो ये जो क्षेत्र है बहुत ध्यान समझें, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है परीक्षा में अहम होता है समझने के लिए। ये क्षेत्र ही बघेलखंड, ये क्षेत्र ही बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है, बघेलखंड का पठार। तो यदि पूछा जाए बघेलखंड का पठार भारत के किस राज्य में है, तो ये ध्यान रखना है ये भारत के यूपी राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है बघेलखंड का पठार। अब बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार आपको दो राज्यों में दिखाई देगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो है इन क्षेत्रों को, जहाँ ये क्षेत्र आपको देख रहे हैं, तो ये महोबा, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर के जो क्षेत्र हैं यूपी का, और इधर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र आपको दिखाई देंगे, ये दोनों ही क्षेत्र बुंदेलखंड के पठार में आते हैं, बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। और ये परीक्षा में एक बार पूछा भी गया था प्रश्न कि बुंदेलखंड के पठार में कौन सी महत्वपूर्ण नदी बहती है, तो आपने ध्यान रखना है इसी बुंदेलखंड के पठार में जो नदी प्रवाहित होती है यमुना की सहायक नदी है। यमुना की क्या है सहायक नदी, तो यहाँ पर बेतवा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, बेतवा। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतवा और केन नदियाँ, बेतवा और केन नदियाँ बुंदेलखंड के पठार में प्रवाहित होती हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती है, प्रवाहित। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है समझने के लिए। उसके बाद देखिए बुंदेलखंड के पठार को हमने समझा, बघेलखंड का पठार हमने समझा। अब जो पठार आता है वो है मालवा का पठार। जी हाँ, वो पठार है आपका मालवा। अब मालवे का पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो मालवा का पठार बड़े ध्यान समझें, तो मालवा का पठार आपको ये मध्य प्रदेश में ही दिखाई देगा। यहाँ से राजस्थान में कुछ चंबल घाटी से होकर नदियाँ भी बहती हैं। देखिए मालवा का पठार अधिकतर विस्तार जो है आपका मध्य प्रदेश में है, मगर फिर भी मालवा के पठार के पास से ही एक नदी बहती है जो राजस्थान में जाती है, उसी नदी का नाम चंबल है। उसी नदी का नाम क्या है, चंबल। चंबल नदी किस पठार से बहती है, तो वो मालवा के पठार से बहती है। मालवा का पठार इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, इसमें पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है और मालवा के पठार में भी पाई जाती है। तो चंबल नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, और चंबल नदी की सहायक नदी भी है सिपरा, सहायक नदी भी है सिपरा। सिपरा भी मालवा के पठार से ही प्रवाहित होती है, सिपरा भी मालवा के पठार से ही प्रवाहित होती हैं। और भी सहायक नदियाँ हैं जैसे पार्वती है, काली सिंध है, तो ये प्रवाहित होती है कहाँ से, मालवा के पठार से। तो मालवा के पठार को लेकर हमने इतना बात जाना है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है मालवा का पठार। चंबल नदी, सिपरा नदी इसी पठार से बहती हैं, एक बीहड़ का रूप लेती हैं चंबल नदी। और उसके बाद बेतवा नदी की यदि बात करें तो बेतवा नदी बुंदेलखंड के पठार से बहती है, बेतवा नदी बुंदेलखंड के पठार से बहती है। झांसी में बहुत जो है प्रसिद्ध बांध हैं बेतवा नदी पर, प्रसिद्ध योजनाएं हैं जैसे माता टीला योजना। जी हाँ, माता टीला योजना परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। झांसी और ललितपुर की एक महत्वपूर्ण योजना है। राजघाट बांध भी बेतवा नदी पर है, माता टीला योजना भी उसी पर है। और हमने बघेलखंड के पठार को समझा। बघेलखंड का पठार आपका प्रयागराज और मिर्ज़ापुर में आपको मिलेगा, ये है बघेलखंड का पठार। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपने थोड़ा भी इन पॉइंटों को समझा है। उसके बाद चलिए अगला जो है फैक्ट को समझें। कार्बी ओंगलांग का पठार किस लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर कौन कौन सी जो है आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी। कार्बी ओंगलांग का पठार, कार्बी ओंगलांग का पठार यदि बात करें असम राज्य में है, और यहाँ पर जो पहाड़ी आपको छोटी पहाड़ी मिलेंगी इसके पास में ही वे मिकिर की पहाड़ियाँ हैं। वे किसकी पहाड़ियाँ हैं, मिकिर की पहाड़ियाँ। तो कार्बी ओंगलांग का पठार बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किस राज्य में है, ये है आपका असम राज्य में। मेघालय के पठार से केवल यही प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार भी जिसे कहा जाता है, ये किस पठार का हिस्सा है। तो आपने ध्यान रखना है प्रायद्वीप पठार का ये हिस्सा है, प्रायद्वीप पठार का ये हिस्सा है। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही अहम हैं समझने के लिए, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट अवश्य लें। मेघालय के पठार पर कुछ पहाड़ी पाई जाती हैं, इनके पास ही कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ इसी पठार के पास हैं। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस पठार के पास हैं, मेघालय के पठार के ही पास है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लें।
और उसके बाद पठार से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को और समझें। अब देखिए जो पठार आपको दिखाई दे रहा है वो दक्कन का पठार है और दक्कन का पठार 8 राज्यों में फैला हुआ है। ये दक्कन का पठार आप जो देख रहे हो ये 8 राज्य में फैला हुआ है, 8 राज्य में फैला हुआ आपको प्रतीत होगा दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार काली मिट्टी का पठार है और ये कैसे निर्माण हुआ? देखिए अरब सागर में बहुत वर्ष पहले एक बड़ा विशाल जो है ज्वालामुखी हुआ करता था।